बढ़ रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट घट रही है। तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। इसके डेरिवेटिव जो आएगी एफ डैश एक्स वो लेस देन 0 होता है। ठीक उसी तरह तुम ये सोचो कि कोई ग्राफ है जो इंटरवल ए से बी में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ए से बी तक बढ़ती है वाई वैल्यू जो है वो भी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद बी से सी तक ग्राफ गिरता है, ग्राफ घटता है। तो कैसे दिखाएंगे? उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ए से बी के बीच में ग्राफ बढ़ा, बी से सी के बीच में ग्राफ घटा। तो यहां क्या लिखोगे? यहां इस तरह लिखाएगा कि एफ डैश एक्स इस हिस्से में पॉजिटिव है और इस हिस्से में एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो ये बात ही मोनोटोनिसिटी बताती है। और यहां पर तुम देखोगे कि अभी तो ये स्मूथ ग्राफ है, डेरिवेटिव यहां 0 होता है। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी पॉलिनोमियल ग्राफ्स होते हैं, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मैंने बताया पहले के एपिसोड्स में, पॉलिनोमियल के जितने भी ग्राफ होते हैं वो हमेशा ग्राफ कंटिन्यूअस होते हैं, कभी टूटता नहीं है ग्राफ। ए से बी के बीच में, ए से सी के बीच में, यहाँ जो ग्राफ तुम देख रहे हो कहीं टूटा हुआ नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ग्राफ यहाँ चला बीच में टूट गया और फिर ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। ये कंटिन्यूअस रहा करेगा, हमेशा ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, कभी टूटता नहीं है। ये ऑलवेज डिफाइंड होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन का फॉर्म देख लो, वो कुछ ऐसा होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें ये ए 0 नहीं होगा, ए 0 होने पर ये टर्म क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो ये क्वाड्रेटिक हो जाती है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ए की कोई एक साइन लेकर चलो। तो हम लोगों ने पॉजिटिव साइन लेकर चला है, क्योंकि पॉजिटिव साइन लेकर स्टडी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। नेगेटिव पर उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये तुम बाद में देखोगे। हम लोग एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक फंक्शन है, इसकी ग्राफ खींचेंगे और इस एक्सप्रेशन का 0 होना इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताएगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा? तो ग्राफ में वो 0 होता है एक्स एक्सिस पर जहां काटता है, इसलिए इसके ग्राफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ग्राफ के लिए थोड़ी मोनोटोनिसिटी देखेंगे। हम लोग मोनोटोनिसिटी के बारे में हल्का आइडिया ले चुके हैं। तो मोनोटोनिसिटी के लिए इसकी डेरिवेटिव निकालो, तुम पाओगे कि एफ डैश एक्स इतना आएगा। लेकिन इसके पहले एक चीज और जान लेना चाहिए कि जितने भी और डिग्री के ग्राफ्स होते हैं, चाहे वो लीनियर हो, क्यूबिक हो, 5 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, उनकी जो रेंज होती है वो -50 से इन्फिनिटी के बीच होती है। प्लस इनके ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, स्मूथ ग्राफ होते हैं। इनकी रेंज होती है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर इन्फिनिटी तक ग्राफ जाएगी, ये -50 तक जाएगी, इसलिए रेंज ये लिखा हुआ। ये हर क्यूबिक ग्राफ, 5 डिग्री ग्राफ, 7 डिग्री ग्राफ, मतलब ऑड डिग्री पावर के जितने भी ग्राफ होते हैं इन सारे में ये स्थिति होती है। इनकी रेंज मिनिमम -50 जा सकती है और मैक्सिमम +∞ जा सकती है। तो डेरिवेटिव जो हम लोगों ने देखा है 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है और इसके रूट्स के यहाँ पर हम लोग साइन स्कीम चेक करेंगे जो बताएगा ग्राफ कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है। इस क्वाड्रेटिक में 2 अवस्थाएं हैं, या तो d नेगेटिव हो या d पॉजिटिव हो। इक्वल टू 0 को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो जिस समय d नेगेटिव होगा इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे और चूंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए यह जो क्वाड्रेटिक होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा कि जिस क्वाड्रेटिक में d नेगेटिव होता है और x स्क्वायर की कोएफिशिएंट ये पॉजिटिव होती है, वह क्वाड्रेटिक ही ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहां मतलब ये जो f डैश x है ये क्वाड्रेटिक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तुम इसमें कुछ भी x डालो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जिसका ये डेरिवेटिव है, जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, वो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ोगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये बढ़ता हुआ हमने दिखाया यहाँ। ये ग्राफ एक साइज को एक ही जगह काट सकता है, दोबारा नहीं काटेगा, इसलिए इसके एक ही रूट होंगे और बाकी जो 2 रूट होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे और एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बी सी डी अगर ये चारों कोएफिशिएंट्स रियल हैं, हम लोग रियल लेकर ही पढ़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में एक रूट तो रियल आएगा लेकिन बाकी 2 रूट जो आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, एक दूसरे के कंजुगेट आएंगे। कब? जबकि इसका जो डेरिवेटिव है, इस क्यूबिक का जो डेरिवेटिव है उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। दूसरी स्थिति है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। तो जब d पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेटिक का, तुम इसे 0 करोगे तो 2 रूट्स आएगा, उस रूट्स को अल्फा बीटा मान लो। फिर उसे साइन स्कीम पर हम लोगों ने दिखाया, साइन स्कीम पर दिखाओ इसको। तो हमने पढ़ा है कि बिटवीन द रूट्स इसकी जो साइन आती है वो क्या आती है? तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का रिवर्स। हम लोगों ने ये पॉजिटिव लिया है इसलिए ये पॉजिटिव है। रूट्स के बीच में साइन क्या आएगा? माइनस, बीटा के राइट प्लस अल्फा के लेफ्ट प्लस, ये साइन है। इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ जो है बाएं से दाएं बढ़ते समय इस इंटरवल में -∞ से अल्फा तक वो ग्राफ बढ़ता जाएगा, ऊपर की उठता जाएगा। और जैसे ही x की वैल्यू अल्फा से तुम बढ़ाओगे तो ग्राफ गिरना शुरू होगा। चूंकि ये डिक्रीजिंग है, इस पोर्शन में ग्राफ डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करेगा? चूंकि डेरिवेटिव f डैश x नेगेटिव आ रहा है, घटेगा, ग्राफ नीचे की ओर जाएगा और जब तक x की वैल्यू बीटा नहीं आएगी तब तक गिरता जाएगा। बीटा पर पहुंचने के बाद
फिर इसके आगे डेरिवेटिव जो है वो प्लस आ गया, यानी ग्राफ फिर ऊपर की ओर उठेगा, फिर इंक्रीज होता है और फिर वो इंक्रीज करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसकी दो अवस्थाएं हो सकती है, एक ये और एक ये। इसके बारे में देखो, अल्फा और बीटा जो इसके दो रूट्स आए हैं, तुम अल्फा और बीटा पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। इस अल्फा और बीटा को बारी बारी से इसमें डालो, एक बार एफ अल्फा निकालो, एक बार एफ बीटा निकालो। अगर एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों पॉजिटिव आता है तो ग्राफ देखो, हमने अल्फा पर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बीटा पर भी वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दिखाया। पहले स्थिति ये होती है इसमें। तो इसमें ग्राफ क्या होता है कि बढ़ता तो है, अल्फा के पहले ये ग्राफ देखो बढ़ा अल्फा तक, फिर अल्फा से बीटा के बीच घटना चाहिए, वो घटा, बीटा के आगे फिर बढ़ना चाहिए, बढ़ा, और ये बढ़कर कहां जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन ये ग्राफ एक ही बार मिला ना एक्स एक्सिस से, इसलिए इसके रूट एक ही आएंगे। वो रूट होगा सिर्फ x1, बाकी दो रूट इसके फिर इमेजिनरी और एक दूसरे के कंजुगेट आएंगे। सेकंड केस में दूसरी स्थिति यहां बनती है, 2b केस में देखोगे सेकंड दूसरी स्थिति कि ये जो अल्फा पर जो y कोऑर्डिनेट और बीटा पर जो y कोऑर्डिनेट ये दोनों पॉजिटिव आया था, हो सकता है कि f अल्फा f बीटा दोनों नेगेटिव रहा हो, तो वो ऐसा बनेगा। और इस ग्राफ में भी तुम देखोगे कि ग्राफ एक ही जगह काटता है एक्स को, इसलिए फिर एक ही रूट मिलेगा। तो हम इन दोनों केस को एक साथ मिलाकर ऐसा बोल सकते हैं कि एफ अल्फा और एफ बीटा का जो प्रोडक्ट है अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ग्राफ इन्हीं दोनों में से कोई होगा, इसलिए उसके एक ही रूट मिलेंगे, एक ही रियल रूट मिलेंगे, और बाकी दो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। अगर डी नेगेटिव आता है तो भी एक ही रियल रूट मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं बनता है, अपर वैल्यू मिनिमम वैल्यू जैसा इसमें बन रहा है उस तरह नहीं बनता है। और अगर डी पॉजिटिव होता है तो एक मैक्सिमम मिनिमम बनता है, लेकिन मैक्सिमम पर वाई कोऑर्डिनेट और मिनिमम पर वाई कोऑर्डिनेट्स वो इस तरह आते हैं कि दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वाई कोऑर्डिनेट्स की वो पॉजिटिव आती है। यह भी ये कंफर्म करता है कि एक ही रियल रूट आएगा, लेकिन इसमें वेरिएशन थोड़ा सा होता है। ये लगातार इंक्रीजिंग है, ये कुछ दूर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, इतना ही अंतर है। हम लोग क्यूबिक के सेकंड केस में देख रहे थे, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, एफ डैश एक्स 0 हुआ था और डेरिवेटिव के रूट्स अल्फा बीटा आए थे। अब आगे की परिस्थितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक ग्राफ ऐसा भी संभव है, इसमें क्या होगा कि तुमने देखा था कि ग्राफ अल्फा तक इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करे, उसके बाद अल्फा से बीटा तक डिक्रीज करता है, फिर वो डिक्रीज करे, लेकिन डिक्रीज करते हुए वो एक एक्सिस को क्रॉस कर जाए, और फिर इसके बाद बीटा के आगे फिर इंक्रीज करता है। ऐसे तुमने देखा होगा, साइन स्कीम याद करो, अल्फा के पहले ग्राफ इंक्रीजिंग था, अल्फा बीटा के बीच में डिक्रीजिंग था, बीटा के आगे इंक्रीजिंग था। तो देखो अल्फा तक ये इंक्रीज किया, इक्वल टू अल्फा तक इंक्रीज किया, फिर इसके बीच में ग्राफ फॉल किया, उसके बाद फिर ग्राफ राइज किया। यही चीज यहाँ है, तीनों ग्राफ में वही चीज हो रही है। इनफैक्ट तीनों ही ग्राफ में वही चीज, अल्फा तक ग्राफ इंक्रीज करेगा, अल्फा से बीटा तक डिक्रीज करेगा और उसके बाद इंक्रीज करेगा, लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि एफ अल्फा, अल्फा पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, और बीटा पर जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है बीटा वो नेगेटिव हो रहा है। तो तुमने देखा कि अल्फा और बीटा पर जो वाई कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो अगर डिफरेंट साइन के हो जाएं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या होगा, ग्राफ को लौट कर यहां पर काटना पड़ता है, यहां भी काटना पड़ता है। तो तुम कह सकते हो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगह काटता है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इसलिए इसके तीन रियल रूट हो जाते हैं, एक x1, एक की नाम x2 रख लेते हैं, एक का x3 रख लेते हैं। तो यहां हम ये याद रख सकते हैं कि अगर f अल्फा और f बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, जिसमें अल्फा बीटा क्या है, क्यूबिक के डेरिवेटिव का रूट्स, तो f अल्फा f बीटा अगर नेगेटिव हो जाता है तो उस क्यूबिक के तीन रियल रूट्स हो जाएंगे, x1 x2 x3। रूट्स हम लोग निकालेंगे बाद में, लेकिन कंडीशन है कि तीन रियल रूट हो जाएंगे। उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ध्यान रखोगे, ये तीन रियल रूट्स हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर अल्फा पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव आए, ये पॉजिटिव ही हो, लेकिन बीटा पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव ना होकर 0 हो, इसलिए वो टच कर चला जाएगा। तो क्यूबिक यहां तो रूट्स तुम्हें दो ही दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है रूट और एक यहां दिख रहा है, एक रूट यहां पर है और एक रूट यहां पर है, लेकिन रूट तो दो ही दिख रहा है। तो ग्राफ जब भी टच करके निकलता है, टच करके निकलता है तो रूट्स रिपीट करता है। इसमें कितने रूट होंगे, तो ये बीटा रिपीट करेगा। मतलब इस क्यूबिक के बारे में बता सकते हैं कि क्यूबिक अगर ऐसा हो कि एफ अल्फा पॉजिटिव हो लेकिन एफ बीटा 0 हो जाए, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो ऐसे हो जाएंगे, ये x1 और ये बीटा ही रूट हो जाएगा, लेकिन बीटा ट्वाइस रिपीटेड होगा, तो ये तीन रियल रूट तो मिलते ही हैं। उसी तरह से यहां देखो, अल्फा पर 0 हो रहा है, बीटा पर नेगेटिव हो रहा है, यहां भी तीन रूट मिलेगा, एक ये, लेकिन ये रिपीट करेगा, और एक ये, मतलब अल्फा अल्फा और इसे कुछ कह लो, मान लो x3 कह लेते हैं, x3, ये तीन रियल रूट तो यहां भी मिलता है। तो तीन रियल रूट यहां भी है, लेकिन ये इसमें डिस्टिंक्ट है, इसमें दो आइडेंटिकल एक डिस्टिंक्ट, यहां क्या है, तीनों का तीनों डिस्टिंक्ट हो जाता है, ये डिफरेंस है इसमें।
तुम इसको मिलाकर एक कंडीशन ऐसे लिख सकते हो लास्ट टू के लिए मिलाकर ऐसे, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल टू 0। जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगा तो तुम ये समझोगे कि एक रूट ट्वाइस रिपीटेड होगा, दो डिस्टिंक्ट मिलेगा और एक ट्वाइस रिपीटेड होगा। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव होता है, 3 डिस्टिंक्ट मिलता है। और पहले हम लोगों ने देखा था कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव मिलता है, तो एक ही मिलता है रूट, 2 इमेजिनरी और एक दूसरे के कंजुगेट हो जाते हैं। अब हम लोग d इक्वल टू 0 का केस देखेंगे। ये लास्ट केस हम लोगों का, ये जो डेरिवेटिव आया था क्वाड्रेटिक, इसका जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो क्या होगा। तो जब इसकी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगी तो इसके जो दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है कि जब रूट्स इक्वल हो जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसे तुम ऐसे लिख सकते हो 3a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर होते हैं तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा जब बराबर हो जाता है तो वो लिखाता है a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू नहीं है यहाँ, 3 है, a के बदले 3 है, इसलिए मैंने लिखा 3a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तुम a पॉजिटिव लेकर चले थे और ये स्क्वायर है, ये नेगेटिव होता नहीं, ये 0 हो सकता है, एक्स पर अल्फा पर ये 0 हो सकता है, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से दो संभावनाएं बनती है कि जो हमारा क्यूबिक एफएक्स है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो क्यूबिक हमने माना था, क्या वो अल्फा पर नॉन जीरो होता है या वो 0 होता है। अगर नॉन जीरो होता है तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चल रहा है और एक जगह 0 होता है, तो एक जगह वो एक्स एक्सिस को काटता हुआ जाएगा इस तरह से। और ये रूट तुम्हारी जो है कुछ होगी, वो x1 रूट होगी मान लो, और ये एक ही रियल रूट होगी, फिर इसके 2 इमेजिनरी रूट हो जाती है। सबसे पहला केस जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव ग्राफ इंक्रीजेज स्ट्रिक्टली, यहाँ भी ग्राफ इंक्रीजेज स्ट्रिक्टली ही है, यहाँ भी एक ही रियल रूट है, उसमें भी एक ही रियल रूट था और 2 रूट्स क्या थे, इमेजिनरी और एक दूसरे के कंजुगेट थे। यहां पर क्या है, एक दूसरी स्थिति है कि एफ अल्फा 0 हो जाए तो क्या होगा, मतलब क्यूबिक जो है वो भी 0 हो जाए, डेरिवेटिव भी अल्फा पे 0 हो रहा है, क्यूबिक भी 0 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अल्फा 3 बार रिपीट करने वाला रूट होता है, यानी उस क्यूबिक के अल्फा 3 बार रिपीटेड रूट होते हैं, अल्फा 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 ये हो जाते हैं। और ग्राफ कुछ इस टाइप का तुम्हें दिखाई देगा ऐसे। इसको ये जो पॉइंट होता है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है, ये सब आगे चलकर पढ़ोगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके पहले ग्राफ अगर कन्वेक्स है तो बाद में कनकेव हो जाएगा, या पहले कनकेव है तो बाद में कन्वेक्स हो जाएगा, इस तरह की स्थिति है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता है हमारा। तो इसका डिसीजन ये हम ले सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 में कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए एफ अल्फा नॉट 0 चाहिए, एक ही रियल रूट मिलेगा। और अगर थ्राइस रिपीटेड चाहिए तो एफ डैश अल्फा भी 0 होगा और एफ अल्फा भी 0 होगा। ये तुम्हारा सारे केस का निष्कर्ष हो रहा है। अब उसको एक साथ हम लोग फिर स्टडी करते हैं। अब हम लोग क्यूबिक के सारे ग्राफ की समरी देखेंगे और उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक दूसरे सिचुएशन से, एक सिचुएशन का दूसरे सिचुएशन से, एक केस का दूसरे केस से कंपैरिजन करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है, क्यूबिक का जो डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स, जब उसकी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाती है तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव हो जाता है और ग्राफ ऐसा आया था। इसमें एक ही रियल रूट मिलते हैं और बाकी 2 रूट्स एक दूसरे के कंजुगेट और इमेजिनरी होते हैं। फिर सेकंड केस था d इक्वल टू 0 में, हालांकि इसको हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है लेकिन इसे सेकंड केस में लेकर चलते हैं। d इक्वल टू 0 और एफ अल्फा नॉट 0, अल्फा क्या है, डेरिवेटिव का रूट। अगर एफ अल्फा 0 नहीं है तो यह भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है, इसलिए मैं लिखा एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, इसलिए यह भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यहाँ भी एक ही रियल रूट मिलते हैं, रेस्ट 2 रूट्स इमेजिनरी एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अगर d इक्वल टू 0 एफ अल्फा 0 तो यहाँ पर अल्फा थ्राइस रिपीटेड रूट हो जाता है, मतलब क्यूबिक के जो रूट हैं वो जाते हैं अल्फा 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 और ग्राफ ऐसे हो जाता है। इस ग्राफ में एक खास खूबी तुम्हें दिखाई पड़ेगी कि यह जो एक्स एक्सिस है वो टैंजेंट भी है और ग्राफ को काट कर निकल भी जाता है। इस पॉइंट के पहले ग्राफ कन्वेक्स था, उसके बाद कनकेव हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। थर्ड केस देखेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, इसमें 5 केसेस थे, 5 ग्राफ्स हैं, देख लो। अब बारी बारी से देखते हैं। पहली स्थिति थी जब अल्फा और बीटा पर जो y कोऑर्डिनेट्स आते हैं एफ एक्स के वो दोनों पॉजिटिव आते हैं। ध्यान दोगे, हम थोड़ा सा बैक ले जाते हैं कि अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग था, इसलिए ग्राफ अल्फा बीटा के बीच में हर जगह फॉल करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। बीटा के बाद या अल्फा के पहले ग्राफ राइज करता हुआ दिखाई देगा। तो पहली स्थिति में हमारे पास है एफ अल्फा और एफ बीटा, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव। दूसरी स्थिति में ये एफ अल्फा और एफ बीटा दोनों नेगेटिव। दोनों को मिलाकर तुम एक साथ कह सकते हो कि ये एफ अल्फा
इंटू एफ बीटा, ये पॉजिटिव आता है। और जब ऐसा आता है तो ग्राफ तो एक ही जगह काटता है, या तो यहां पर या यहां पर, तो एक ही रूट मिलेंगे, एक ही रूट मिलेंगे। और रेस्ट टू रूट्स इमेजिनरी एंड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। उसके बाद जब यहां आते हैं तुम देखोगे अल्फा फॉर वाई कोऑर्डिनेट और बीटा फॉर वाई कोऑर्डिनेट, ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ये नेगेटिव हो जाता है। और इसलिए ग्राफ ने तीन जगह काटा है एक्सरसाइज को, 1 2 3, तो 3 डिस्टिंक्ट ट्रे रूट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं यहां पर, इसके जस्ट इसको थोड़ा सा अगर डाउन हो जाता है तो ग्राफ ऐसी स्थिति आ जाती है। देख लो इसमें, ये कोऑर्डिनेट अल्फा पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन बीटा का जो वाई कोऑर्डिनेट था वो 0 हो गया। अब क्या होगा, यहां जो रूट्स आएगा वो ऐसा होगा, x1 बीटा एंड बीटा। रूट्स तो 3 हैं लेकिन बीटा ट्वाइस रिपीट करता है। जब भी ग्राफ टच करता हो एक्स एक्सिस को तो वह रूट रिपीट करता है। क्यूबिक के 3 रूट होने चाहिए, तो रूट तो 2 ही दिख रहा है, x1 और बीटा, लेकिन बीटा रिपीट कर जाता है 2 टाइम्स। ठीक लास्ट केस यहां होता है, ग्राफ अल्फा पर टच किया, बीटा पर नेगेटिव हुआ और यहां काट लिया। इसके रूट्स क्या आएंगे, तो इसके रूट्स आ जाएंगे तुम्हारे अल्फा अल्फा एंड x3। अल्फा यहां रिपीट करेगा और x3 पर यहां काट रहा है, तो 3 रूट तो यहां भी है। इन दोनों ही केस में तुम देखोगे कि एक कंडीशन तुम ऐसा सकते थे कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। और जब जब ये एफ अल्फा इंटू एफ बीटा 0 होता है तब तब रूट 3 मिलते हैं, लेकिन एक रूट रिपीट करता है। इसमें भी एक रिपीट कर रहा है, इसमें भी एक रिपीट कर रहा है, तीनों डिस्टिंक्ट नहीं होता है। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा नेगेटिव होता है, तीनों डिस्टिंक्ट होते हैं। एफ अल्फा इंटू एफ बीटा पॉजिटिव होता है, एक ही रूट मिलता है तुमको रियल, बाकी 2 इमेजिनरी कंजुगेट है। बाकी एक रूट रियल इमेजिनरी और कंजुगेट बाकी 2, ये तो बाकी सारे मिल जाता है इसमें। तो ये कंक्लूजन हुआ हम लोगों का। पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ खास बातें याद रखनी चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है इफ एफ के वन एंड एफ ए टू। ध्यान रखोगे y इक्वल टू एफ एक्स मान लिया गया पॉलिनोमियल को, तो इफ एफ के वन एंड एफ के टू आर ऑफ डिफरेंट साइंस देन द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट इन द इंटरवल k1 लेस देन x लेस देन k2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पॉलिनोमियल में तुम x की वैल्यू k1 डालते हो और k2 डालते हो और आउटपुट्स अलग अलग साइन के आते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो k1 से k2 के बीच में ग्राफ x एक्सिस को कम से कम एक बार काटेगा, इसलिए कम से कम एक रूट होगा। तो इसको ग्राफिकली तुम इस तरह समझ सकते हो। मान लो हम fk1 पॉजिटिव और fk2 नेगेटिव लेते हैं, तो k2 पर नेगेटिव कुछ वैल्यू आएगा, जितनी नेगेटिव वैल्यू आएगी उतना नीचे जाओगे। मान लो हम एक केस ऐसा ले लेते हैं। उसी तरह k1 पर कुछ पॉजिटिव आएगा, मान लो ये ले लेते हैं। और पॉलिनोमियल चूंकि कंटिन्यूअस होता है तो ग्राफ कुछ मान लो ऐसे गया, एक स्थिति ऐसे हुई, तो एक रूट तो मिला ही तुम्हें। क्योंकि ग्राफ जंप करके नहीं जा सकता, ग्राफ जब जाएगा तो कंटिन्यूअस वे में जाएगा, इसलिए वो एक्स एक्सिस को काटता हो जाएगा और इसे एक रूट मिल जाएगा। दूसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि नहीं, k1 पर जो कोऑर्डिनेट आए वह नीचे हो, नेगेटिव हो, fk1 नेगेटिव हो जा, और k2 पर जो y कोऑर्डिनेट आए fk2 जो आए, मतलब ये नेगेटिव लेकिन ये पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ इस तरह से, तो भी तुम्हें एक रूट मिलता है। एटलीस्ट 1 फिर क्यों कहा गया, तो उसकी संभावनाएं कुछ इस तरह से है। मान लो ये k1 है और fk1 तुम्हें पॉजिटिव आया, ये k2 है और fk2 तुम्हें नेगेटिव आया, तो ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री कितनी है, जितनी डिग्री होगी उसी के हिसाब से वेरिएशन होगा। एक ग्राफ मान लो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कुछ, तो कितने रूट्स मिल जाएंगे, 1 2 3, तो रूट्स ज्यादा भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिग्री पर। इसलिए लिखा आता है कि fx इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट। एक तो कम से कम होगा ही, ज्यादा डिग्री की है तो ज्यादा भी हो सकता है, ये पॉइंट कहता है। अब ये दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं थ्योरम ऑफ फैक्टर एंड रिपीटेड रूट्स। fx पॉलिनोमियल है, उसमें x की वैल्यू अगर तुम अल्फा डालते हो और वो 0 हो जाता है तो नेचुरली अल्फा उसका रूट होगा, और ये तभी होगा जबकि x माइनस अल्फा उसका फैक्टर हो जाए। तो ये तो कॉमन बात है, लेकिन इसमें रिपीट करने वाली बात हम लोग देखेंगे। वो ऐसा होता है कि f अल्फा भी 0 होता है और fx की जो डेरिवेटिव आती है f डैश x, उसमें x की वैल्यू अल्फा डालो, f डैश अल्फा भी 0 हो जाए, तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर जो है वो फैक्टर हो जाएगा। लेकिन इसलिए शर्त है कि fx की जो डिग्री है वो कम से कम तो 2 होनी चाहिए, मतलब fx की डिग्री 2 या उससे अधिक होनी चाहिए। इसको तुम आगे भी बढ़ सकते हो, f अल्फा भी 0 हो, f डैश अल्फा भी 0 हो, f डबल डैश अल्फा भी 0 हो,
तो फिर x माइनस अल्फा होल क्यूब फैक्टर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है वो कम से कम 3 होनी चाहिए। इसको जनरलाइज करके हम लोग इस तरह लिखते हैं, इफ एफ अल्फा इज 0 एंड एफ डैश अल्फा इज 0 एंड एफ डबल डैश अल्फा इज 0 एंड सो ऑन एंड kth derivative of fx is 0 at x equal to alpha, then x minus alpha to the power k plus 1 is factor of fx provided the degree of fx is greater than equal to k plus 1। ये तुम्हारा रिपीटेड रूट का थ्योरम है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स। किसी भी इक्वेशन, या एग्जाम्पल के लिए हमने क्यूबिक लिया है, इसके जो रूट्स होंगे, लेट अस कॉल द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, और इसमें जो कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी डी, इसमें क्या रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशन कुछ इस तरह है, डायरेक्टली तुम लिखते हो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स, ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए। इस तरह याद रखते हैं कि जब एक एक रूट्स का सम लेते हैं तो सेकंड हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट में इस हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट से भाग देते हैं, और प्रत्येक टर्म में हम लोग देखते हैं कि कितने रूट्स हैं। अगर वो ऑड नंबर ऑफ रूट्स होता है तो माइनस आ जाता है। चलो दूसरा एग्जांपल ऐसे देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसमें क्या है, दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम किया हुआ है, हर एक टर्म में दो रूट्स हैं, इसलिए यहां पर आएगा प्लस। चूंकि हर एक टर्म में दो दो रूट हैं, इसलिए हाईएस्ट पावर से 2 डिग्री घट जाओ, तो 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 की पावर 1 का जो कॉफिशिएंट है वो तुम लोगे c, और उसमें फिर हाईएस्ट पावर से भाग दोगे a। फिर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा बीटा गामा। इसमें 3 रूट हो गए, 1 2 3, और इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो पहले तो माइनस आएगा चूंकि ऑड नंबर ऑफ रूट्स है। उसके बाद 3 डिग्री घट जाओ यहां से, तो 3 डिग्री घटोगे तो कांस्टेंट पहुंच जाओगे, वो हो जाएगा d डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर d बाई a। ये याद कर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसको जनरलाइज वे में देखेंगे कि किसी भी डिग्री के इक्वेशन के लिए रूट्स में और कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। कंसीडर अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री, जनरल इक्वेशन a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 सो ऑन प्लस a n माइनस 1x प्लस a n इक्वल टू 0। इसमें जो इसके रूट्स हैं और कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं a0 a1 a2 डॉट डॉट, इसमें क्या रिलेशंस होंगे। चूंकि ये n डिग्री की इक्वेशन है इसलिए इसके n डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, उन रूट्स को तुम अल्फा 1 से अल्फा n मान लो। तो हम लोग देखें कि इन रूट्स में और कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है। सबसे पहले सम ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n। तुम शॉर्टली इसे कभी कभी सिग्मा अल्फा 1 भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो चूंकि एक एक रूट्स का सम है, मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर से 1 घट जाना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट पावर, उसकी कॉफिशिएंट को सेलेक्ट करो a1 और उसमें हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट से भाग दे दो a0। लेकिन चूंकि हर एक टर्म में एक ही रूट है, मतलब ऑड नंबर ऑफ रूट्स है, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ रूट्स आएगा माइनस आ जाएगा यहाँ। उसके बाद देखते हैं द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स। इसमें से दो दो रूट्स का पेयर लेंगे और जितने पेयर बनेंगे उनको ऐड करेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3। इस तरह से अल्फा 1 का पेयर अल्फा n तक बनेगा, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4, फिर इस तरह से अल्फा 2 से अल्फा n तक बनेगा, फिर अल्फा 3 से बनेगा अल्फा 3 अल्फा 4। इस तरह करते करते लास्ट पेयर आएगा तुम्हारा अल्फा n माइनस 1 अल्फा n। तो सारे जो पेयर्स आएंगे इसमें डिफरेंट रूट्स के पेयर हैं, ध्यान दो अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर टाइप का टर्म नहीं आएगा कभी भी। डिफरेंट रूट्स के प्रोडक्ट का जो सम आता है दैट इज इक्वल टू a2 बाई a0। वो कैसे आया, तो चूंकि प्रत्येक टर्म में दो दो रूट्स हैं, इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं, इसलिए यहां प्लस साइन आ जाएगा। और चूंकि दो दो रूट्स हैं इसलिए हाईएस्ट पावर से 2 डिग्री हम रिड्यूस करते हैं और इस कॉफिशिएंट को सिलेक्ट करते हैं a2 और उसमें हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट से भाग दे देते हैं। फिर हम एक जनरल केस लेते हैं कि अगर इसमें से r रूट सेलेक्ट करें, उनके प्रोडक्ट का समेशन करें तो कितना आएगा। तो जब r रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे और तब सम करेंगे तो हाईएस्ट पावर से r रूट घटोगे तुम, तो हम a0 से 1 घटे a1 आया, 2 घटे a2 आया, r घटेंगे तो कितना आएगा ar आ जाएगा। और हाईएस्ट पावर के कॉफिशिएंट a0 से भाग देंगे। क्योंकि इसमें रूट्स की संख्या r है इसलिए -1 टू द पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आगे का साइन माइनस या प्लस डिटरमिन हो सके। ये तुम्हारा रिजल्ट हुआ, जनरल रिजल्ट। हम लोग अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट्स और क्यूबिक इक्वेशन का जो तुमने रूट्स की जो प्रॉपर्टीज वगैरह देखी उस पर हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
पहला एग्जाम्पल है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स पर। कहता है द रियल नंबर्स x1 x2 x3 satisfying the equation x cube minus x square plus beta x plus gamma equal to 0 are in AP. Find the intervals in which beta and gamma lie. यहाँ देखोगे x1 x2 x3 रियल नंबर्स हैं एंड दे आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इट मीन्स x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन चूंकि ये AP में है और जब भी 3 नंबर AP में दिया आता है उन्हें a माइनस डी ए और a प्लस डी माना जाता है। तो लोग मान लेते हैं x1 इक्वल टू a माइनस डी, x2 इक्वल टू a एंड x3 इक्वल टू a प्लस डी। उसके बाद तुम सबसे पहले क्या करो, सम ऑफ रूट्स निकालो। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सम ऑफ रूट्स तुम जानते हो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ -1 है तो आ जाएगा माइनस ऑफ -1, a की वैल्यू 1 है डिवाइड बाई 1। इसमें x1 x2 x3 में इन तीनों को डालो, जब ऐड करोगे तो देखोगे a और a 3 हो जाएगा, ये d कट जाएगा तो 3a इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस प्रकार a बराबर 1/3 आया। तो सम ऑफ रूट से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम लेते हैं, x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। तो तुम्हें पता है ये कितना होता है, c बाई ए बीटा बाई 1 हो जाएगा। प्लस रखा गया यहाँ पर साइन, क्यों, दो रूट्स हैं इसलिए जब भी इवन नंबर ऑफ रूट्स आता है ये प्लस साइन होता है। फिर x1 x2 और x3 की वैल्यू तुम डाल दो। यहाँ देखो x1 x2 आ जाएगा a इंटू ए माइनस डी, x2 x3 a इंटू ए प्लस डी, फिर x1 x3 a माइनस डी इंटू ए प्लस डी और बीटा। इसमें a की वैल्यू 1/3 तुम डाल दोगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 होल स्क्वायर। चूंकि a की वैल्यू 1/3 है माइनस बीटा, और चूंकि ये रूट्स रियल हैं इसमें a भी रियल आया है, d भी रियल होगा, और जब d रियल होगा तो d स्क्वायर हम कहना चाहिए पॉजिटिव होगा, और जब d स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू देखो आ रही है 1/3 माइनस बीटा, ये पॉजिटिव होगा तो बीटा लेस देन 1/3 हो जाएगा। तो ये वो इंटरवल हुआ जिसमें बीटा लाई करेगा। अब गामा के बारे में पता करते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करो। क्योंकि इस इक्वेशन में 3 रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स 3 रूट्स x1 x2 x3 कितना हो जाएगा, माइनस गामा बाई 1। उसके बाद x1 x2 x3 की जो वैल्यूज है डालो, उसमें a का वैल्यू 1/3 डाल दो, 1/3 से ये -3 गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 1/9, तो ये रिलेशन आएगा। उसके बाद लिखते हैं 1/9 प्लस 3 गामा इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर तुम जानते हो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए गामा क्या लिखोगे, ग्रेटर -1/27, क्योंकि 3 गामा ये उधर जाकर ग्रेटर -1/9 होगा तो गामा ग्रेटर -1/27 होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एक पैरामीटर p है वो -1 और 1 के बीच वेरी कर रहा है। कहता है शो दैट द इक्वेशन 4x³ - 3x - p = 0 हैज अ यूनिक रूट इन द इंटरवल हाफ टू 1। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक ही रूट होगा x = हाफ से x = 1 के बीच में, और वो रूट क्या है ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्यूबिक को fx मान लेते हैं, इसके बाद इसमें हाफ डालते हैं। ये स्टार्टिंग जो नंबर है हाफ वो डालते हैं, इसमें हाफ डालोगे तो आ जाएगा 4 × 1/8 1/2 -3/2 -p, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 + p। तुम यहाँ से देखो p क्या है, ग्रेटर इक्वल टू -1, इसको इस साइड लाओगे तो p + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगी। माइनस लगा हुआ इसलिए नेगेटिव नंबर हो जाएगी, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो हाफ ही रूट हो जाता, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है तो नेगेटिव तो जरूर होगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है। उसके बाद हम 1 डालकर देखेंगे। 1 डालते हैं तो आता है f1 = 4 - 3 - p, और ये होता है 1 - p। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ p > 1, इसको इस साइड लाओ तो 1 - p ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो 1 ही रूट हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि आइदर f half is 0 मीन्स हाफ इज रूट, और f1 is 0 मतलब 1 इज रूट, और नहीं तो फिर साइन अपोजिट आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब हुआ कि हाफ और 1 के बीच में एक रूट होगा, लेकिन वो यूनिक होगा, एक ही रूट होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम लोग तो ये जानते हैं कि k1 और k2 दो नंबर अगर डालते हैं और साइन डिफरेंट आता है तो एटलीस्ट 1 रूट होता है, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि यूनिक रूट होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि यूनिक रूट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो, f' आएगा 12x² -3, फिर इसके रूट्स निकालो, इसका रूट्स आएगा -½ और 1, साइन स्कीम निकालो, प्लस माइनस प्लस, बिटवीन द रूट्स अपोजिट ऑफ ए होता है, नेगेटिव आएगा यहाँ पर,
और हम देखते हैं कि हमारा ये जो इंटरवल है हाफ टू 1 वो यहां से आ रहा है, हाफ टू 1 इधर इस साइड में, और इसमें ये क्या है, डेरिवेटिव प्लस आ रहा है, मतलब ये जो ग्राफ होगी वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगी। तो इसके ग्राफ अगर तुम देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि हाफ पर ग्राफ जो है वो कुछ या तो जीरो था या पॉजिटिव था। अगर जीरो था तो भी ग्राफ बढ़ रहा है, अगर पॉजिटिव था तो भी ग्राफ बढ़ रहा है। तो ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा तो वो काटेगा नहीं एक्स एक्सिस को, काटेगा नहीं मतलब कि रूट दोबारा मिलेगा नहीं, जो रूट मिलना है वो एक ही बार मिलेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स चूंकि इंक्रीजिंग है ऑलवेज हाफ से 1 वाले इंटरवल में, इसलिए यूनिक रूट ही हमें मिलेगा। अब हम लोग ये लोकेट करेंगे कि वो रूट कौन सा है। तो इस एक्सप्रेशन में तुम क्या करो कि मान लो कि एक्स बार कॉस थीटा उसका रूट है और कॉस थीटा इसमें डाल दो, तो क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस पी इक्वल टू 0। हम जानते हैं ये कॉस 3 थीटा का टर्म है, कॉस 3 थीटा बराबर पी आएगा, फिर यहाँ से 3 थीटा निकाल दो, वो आ जाएगा कॉस इनवर्स पी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, थीटा इक्वल टू लेते हैं 1/3 कॉस इनवर्स पी। चूंकि हमारा जो रूट है वो एक्स है कॉस थीटा, तो लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ 1/3 कॉस इनवर्स पी, तो ये रूट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये जान लो कि किसी जनरल क्यूबिक इक्वेशन का या उससे हायर डिग्री इक्वेशन का हमारे पास डायरेक्ट रूट निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है, और एक मेथड है जो हायर क्लासेस में पढ़ना है, +2 में नहीं पढ़ना है। तो हम लोग +2 लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से सबसे पहले रूट निकालते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में तुम क्या करते हो कि इस कांस्टेंट टर्म को सेलेक्ट करो, ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है 3 है, इसके फैक्टर्स जज करो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 3 के 2 ही फैक्टर होंगे 1 और 3। अगर यहाँ 6 होता तो 1 3 2 6 इतने फैक्टर्स पे आते, तो +-1 +-3 +-1/3 ये इनका रूट्स हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि रूट हो सकता है, तो हम इसे चेक करते हैं। जैसे मान लो हम 1 ही डालते हैं इसमें, x इज इक्वल टू 1 डालो तो आएगा 2 + 5 7 -4 -3 यानी ये भी -7 7 - 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर देता है। उस तरह तुम चेक करके देख सकते हो कितने रूट सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर तुम्हें मान लो क्यूबिक इक्वेशन है और एक ही रूट पता चलता है, जैसे सपोज करो कि 1 सेटिस्फाई किया और उसके आगे हम जज नहीं कर पा रहे हैं या दिक्कत हो रही है जज करने में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि चूंकि x इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इसलिए इसका x-1 फैक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x-1 से इसको डिवाइड कर देते हैं इसको। तो एक तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से तुम डिवाइड कर सकते हो, दूसरा है मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट से करना। तो तुम क्या करो, इस x से इसमें डिवाइड कर दो, देखो आ जाएगा 2x² ये, और -1 से इस माइनस डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ये +3। तो ये सेकंड डिग्री टर्म हो गया और ये 0 डिग्री टर्म हो गया, और इसके बीच में तुम्हारे पास 1 डिग्री टर्म नहीं मिल पा रहा है। उसे निकालने का तरीका है कि तुम उसे kx लिख लो, और इस k को तुम निकाल सकते हो कैसे, तो या तो स्क्वायर टर्म क्रिएट कर लो या ये लीनियर टर्म क्रिएट कर लो, 1 डिग्री टर्म क्रिएट करो। मान लो हम स्क्वायर टर्म क्रिएट करना चाहते हैं, तो तुम देखो इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड डिग्री टर्म कैसे आएगा। तो एक इस तरह आएगा कि इस kx को x से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा kx², दूसरा आएगा इस 2x² को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं आएगा -2x², और नहीं आएगा या तो ये स्क्वायर टर्म इस कांस्टेंट से गुना हो या ये पावर 1 का टर्म इस 1 से गुना हो, तो यही दो तरीका है। और ये जो x² का टर्म आया उसको यहां से कंपेयर करो, ये 5x² है तुम्हारे सामने, तो x² जब हटाओगे तो देखो आएगा ऐसे k-2 इज इक्वल टू 5, और तब तुम्हारे पास k की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ जो k होगा वो कितना आएगा 7 आएगा, तो हम इसमें डाल देते हैं k = 7। इस तरह से तुम इस लीनियर फैक्टर को भाग देकर तुम क्यूबिक का सेकंड फैक्टर यानी क्वाड्रेटिक तुम निकाल सकते हो। अब इसका जो रूट आया 0, एक रूट तो ये खुद ही था, अब तुम इसे 0 कर लो और तुम्हारे पास वैल्यू निकल आएगी, इसको 0 कर लो निकल जाएगी। तो क्यूबिक में एक भी रूट पता चल जाएगा तो उससे भाग देकर, या तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से भाग देकर या जिस मेथड से मैंने बताया उस तरह से भाग देकर तुम ये क्वाड्रेटिक निकाल लो और इसको 0 कर दो, तुम्हारे पास दोनों रूट निकल जाएंगे, इसके 2 रूट निकल जाएंगे और एक ये 3 रूट तुम्हारे पास मालूम हो जाएगा। ये मेथड होता है क्यूबिक का। अब हम लोग क्यूबिक के एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द इक्वेशन 2x³ - 9x² + 12x + m = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। तुम पहले से जानते हो अगर f अल्फा 0 होता है और साथ साथ f डैश अल्फा 0 होता है, मतलब ये दोनों रिलेशंस एक साथ ट्रू होते हैं, तो अल्फा ट्वाइस रिपीटेड रूट होता है, मतलब fx = 0 में अल्फा अल्फा 2 इक्वल रूट्स मिल जाते हैं हमको, और भी रूट्स मिलते हैं लेकिन अल्फा अल्फा रिपीटेड रूट मिलते हैं।
और यहाँ 2 इक्वल रूट्स है, मतलब ट्वाइस रिपीटेड रूट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले उल्टी दिशा में चलेंगे। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। एफ डैश एक्स देखो आएगा 6x² माइनस 18x और प्लस 12, तो 6 कॉमन ले लो, आएगा x² माइनस 3x प्लस 2, इसे 0 करो और x की 2 रूट्स तुम्हें मिल जाएंगे 1 और 2। तो यहां से तुम देखोगे कि अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो वो एफ डैश एक्स बराबर 0 करने से तुम्हें आ जाएगा। तो हमने वही काम किया है, एफ डैश एक्स को 0 किया, 1 और 2 रूट आए। तो या तो 1 रिपीटेड रूट होगा या 2 रिपीटेड रूट होगा। कौन सा रिपीटेड रूट है ये हमें नहीं पता है। हमें पता है कि इक्वेशन में 2 रूट्स इक्वल हैं, यानी एक रूट कोई अल्फा है जो 2 बार रिपीट करता है। वह कौन सा रूट है ये हमें नहीं मालूम। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, लेकिन तुम जानते हो अगर रिपीटेड है तो एफ डैश अल्फा भी 0 होगा, एफ अल्फा भी 0 होगा। यानी 1 अगर रिपीट करता है 2 बार तो वो एफ डैश एक्स बराबर 0 का भी रूट होगा और एफ एक्स बराबर 0 का भी रूट होगा। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर x इक्वल टू 2 रिपीटेड रूट है तो एफ डैश एक्स तो 2 पर 0 हो ही रहा है, f2 भी 0 हो जाएगा। अब इसे तुम इस fx में बैक सब्स्टिट्यूशन करके तुम m निकाल सकते हो। तो हम ऐसा करें कि इफ x इक्वल टू 1 इज ट्वाइस रिपीटेड रूट, अगर ये 1 ही ट्वाइस रिपीटेड रूट रहा है तब हमारा f1 जरूर 0 होगा। तो तुम 1 डाल दो इसमें, इस fx में x की वैल्यू 1 डालो, जब डालो कितना आएगा देखो, आएगा 2 इंटू 1 क्यूब 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस m इक्वल टू 0। इस प्रकार m की वैल्यू तुम्हें देख लो, 12 और 2 14, उसमें 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 यानी -5 आएगा। उसी तरह से अगर 2 रिपीट करता है, इफ 2 इज अ रिपीटेड रूट देन f2 इज 0, और f2 0 करोगे तो उसके लिए तुम्हें x की वैल्यू 2 इसमें डालनी होगी, f2 आएगा इसमें और तुम डालकर निकालना, इससे m की वैल्यू तुम्हें एक और वैल्यू -4 आ जाएगी। इस तरह से हम m निकालते हैं। अब इस सवाल का हम एक दूसरा मेथड देखेंगे। चूंकि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि रूट्स आर अल्फा अल्फा एंड बीटा, और रूट्स और इक्वेशन के कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन है उस थ्योरी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये 9/2 आ जाएगा। तो यहां से हम बीटा निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/2 माइनस 2 अल्फा। उसके बाद दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम निकालते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो प्लस अल्फा बीटा एक टर्म और अगेन अल्फा बीटा एक टर्म, बराबर कितना आएगा c/a, c इतनी है 12 c/a प्लस c/a इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद बीटा की वैल्यू तुम यहां से डाल दोगे इसमें, तो ये ऐसा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं डालता हूं 9/2 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 6। फिर सिंप्लीफाई करो इसे, ये हो जाएगा -4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, उसको उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 कैंसिल करेगा, 9 अल्फा उस साइड जाकर हो जाएगा -9 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखो 3 का कॉमन फैक्टर हटा दो तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, और अल्फा की तुम्हें 2 वैल्यू मिलेगी 1 और 2। फिर हम यूज करेंगे थर्ड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, और तुम इसकी वैल्यू जानते हो कितनी हो जाएगी -c/a, c की वैल्यू m है तो m/2, तो तुम्हें m यहां से मिल जाएगा इस तरह से -2 अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये डालोगे तुम तो ये पूरी रिलेशन तुम्हें अल्फा के टर्म में आ जाएगी। बारी बारी से डालो, एक बार अल्फा की वैल्यू 1 डालो तो m निकलेगा, फिर एक बार अल्फा की वैल्यू 2 डालो तो m निकलेगा। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूं कि m की वैल्यू इस तरह लिख लो, पहले -2 अल्फा स्क्वायर और बीटा की वैल्यू ये जो है अल्फा के टर्म में 9/2 माइनस 2 अल्फा, इसे डाल दो। अब तुम आसानी से देख सकते हो जब अल्फा की वैल्यू तुम इसमें 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 2 यानी 5/2, फिर ये 2 कट जाएगा 5 आएगा, और ये 1 डालेंगे 1 स्क्वायर 5 विथ माइनस साइन यानी कि -5। तो अल्फा की वैल्यू 1 डालते हैं m-5 आएगा, फिर उसी तरह से अल्फा की वैल्यू 2 डाल दो, m की वैल्यू -4 आएगी। इस तरह से भी ये सवाल हम लोग बनाते हैं।